हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। भाई इसके पहले जितना भी क्लास चला उन सारे लेक्चर्स में हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखा, ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी प्रकाश को किरण मानते हैं, प्रकाश किरण के रूप में चलता हुआ माना जाता है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे थे उस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फादर न्यूटन है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भाई न्यूटन साहब ने दिया था। अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। भाई इस वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को, किसी बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश को तरंग के रूप में चलता हुआ मानते हैं। यानी इस वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव जैसा ट्रीट करेंगे, वेव बिहेवियर पढ़ेंगे, यानी लाइट के वेव बिहेवियर की यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सही पूछो तो लाइट क्या है, अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है। लाइट कण है कि लाइट तरंग है कि लाइट क्या है, इसका रियल नेचर अभी तक पता नहीं चला है। तो कुछ घटनाओं में प्रकाश को कण मान करके देखते हैं, कण छोटा छोटा कण मानते हैं लाइट को, और कुछ घटनाओं में भी प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो भाई अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई कोई पूछ दे कि वेव ऑप्टिक्स क्या है तो कहोगे वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है जिसमें हम प्रकाश को तरंग मान करके प्रकाश के गुण और उसके प्रकृति दोनों का अध्ययन करते हैं। तो कोई पूछे भाई वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है जिसमें प्रकाश को तरंग मान करके उसके गुण, उसका गुण परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, मतलब उसके गुण और उसके नेचर, उसका गुण क्या है, कौन कौन सा घटना दिखाता है, इसका अध्ययन करते हैं। उसका नेचर क्या है, लाइट सही पूछो तो है क्या, इसका अध्ययन करते हैं। तो कोई पूछ दे भाई वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो शाखा है जिसमें हम लाइट को तरंग मान करके उसके गुण और उसके नेचर दोनों का अध्ययन करते हैं। तो भाई ये तो समझ लिए। अच्छा, इस वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमको पढ़ना भाई नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। लाइट का नेचर क्या है भाई, किसी बल्ब से, जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब से लाइट निकल रहा है तो लाइट का नेचर क्या है, लाइट की प्रकृति क्या है, यानी लाइट आखिर है क्या। ये जो लाइट देख रहे हो ये लाइट तो दिखाई नहीं देता है, लाइट आखिर है क्या, लाइट एक्चुअली है क्या, लाइट का नेचर क्या है, लाइट कण है कि लाइट तरंग है कि लाइट क्या है, लाइट का नेचर क्या है, इसी को देखेंगे। तो वही देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। भाई लाइट के नेचर को समझने के लिए, लाइट के प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लाइट के नेचर को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अभी तक टिल टुडे, आज तक लाइट के नेचर को समझने के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। भाई हमने क्या किया है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं ताकि सारी चीज़ों को समझाने में बड़ा आसानी हो, तुरंत समझा दें। और एक्चुअली वहाँ पे नेचर ऑफ लाइट देख रहे हैं ना, इसमें लाइट के नेचर को समझने का 5 सिद्धांत बताएंगे। कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया ये बताएंगे। फिर इसमें सबसे पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत हम लोग पहले देखेंगे, पहला वाला देखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत देखेंगे, इसमें कितनी मान्यताएँ हैं, ये 4 मान्यताएँ हैं, ये देख लेंगे। अच्छा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस किस चीज़ की व्याख्या करता है ये देख लेंगे, किस चीज़ की व्याख्या नहीं करता है ये देख लेंगे, क्या इसमें कमियां थी उस कमियों को नोट्स के रूप में देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो भाई याद रखना लाइट के नेचर को, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, लाइट के नेचर को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। और लाइट के नेचर को समझने के लिए आज तक 5 सिद्धांत दिए गए हैं। और भाई पहला सिद्धांत था न्यूटन ने दिया था, वो सिद्धांत कहलाया न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का पहला प्रयास न्यूटन साहब ने किया था और न्यूटन ने पहला सिद्धांत दिया था जिसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। और न्यूटन ने कणिका सिद्धांत 1675 में दिया था। और न्यूटन साहब मानते थे कि बल्ब से जब लाइट निकलता है तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में
मतलब कणों का प्रवाह के रूप में निकलता है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में निकलता है। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का पहला प्रयास न्यूटन साहब ने किया था, और न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया 1675 में दिया था, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। और न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में माना था कि प्रकाश किसी बल्ब से या किसी भी प्रकाश के स्रोत से जब भी प्रकाश निकलता है तो छोटे 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 कणों के रूप में निकलता है। न्यूटन साहब ने ये माना था। अच्छा भाई, लाइट के नेचर को समझने का दूसरा प्रयास किसने किया था? लाइट के नेचर को समझने का दूसरा प्रयास हाइगेंस ने किया था। और हाइगेंस ने लाइट के नेचर को समझने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया जिसको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। और हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत इनके सिद्धांत के 3 साल बाद दे दिया था, यानी 1675 में नहीं 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और हाइगेंस ने भी वेव थ्योरी में माना था कि किसी भी प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश कण के रूप में नहीं, ये तरंग के रूप में, वेव के रूप में, तरंगों के रूप में प्रकाश निकलता है, वेव्स के रूप में निकलता है। तो वो था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत 1678 में दिया था, इनके 3 साल बाद दिया था। भाई सही पूछो तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत भी गलत था, फेल हो गया। ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। और इसके बाद से हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी, ये भी टोटली सही नहीं था, ये भी लास्ट में फेल कर गया। लेकिन भाई जान लो, ये इनका जो सिद्धांत था लगभग 150 सालों तक, 120 से लेके 150 सालों तक इनके सिद्धांत के सामने दबा रह गया। याद रखो भाई, न्यूटन का कणिका सिद्धांत ज़्यादा ही गलत था और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इनके सिद्धांत से बहुत अच्छा था, इनके सिद्धांत से भाई बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूटन की सुपीरियरिटी इतनी ज़्यादा थी, न्यूटन इतने मतलब बड़े वैज्ञानिक थे कि न्यूटन के सामने और कोई टिक ही नहीं पाते थे। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था उतना सही नहीं था, लेकिन न्यूटन के डोमिनेंस के आगे हाइगेंस का ये तरंग सिद्धांत लगभग 150 सालों तक छिपा रह गया ना जी। ये तो बात हुई भाई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की, जिसमें हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना था। और हम सही पूछो तो इस वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस वाले मतलब वेव ऑप्टिक्स में हम प्रकाश को तरंग मानेंगे और सारी चीज़ें हाइगेंस वाली ही हम पढ़ेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का तीसरा प्रयास मैक्सवेल ने किया था। लाइट के नेचर को समझने का तीसरा प्रयास मैक्सवेल साहब ने किया था, और मैक्सवेल ने तीसरा सिद्धांत दिया था भाई, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM थ्योरी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। भाई मैक्सवेल साहब ने ये जो सिद्धांत दिया था 1873 में दिया था। और भाई मैक्सवेल ने ही बोला था कि प्रकाश, सबसे पहले मैक्सवेल ने बोला था कि प्रकाश जो लाइट है, लाइट साधारण तरंग नहीं है, लाइट सिंपल वेव नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट जब चलती है तो उसमें एक विद्युतीय तरंग भी चलती है, ऐसे ऐसे विद्युतीय तरंग का कंपन होता है, और इसके लंबवत ऐसे ऐसे चुंबकीय तरंग का कंपन होता है। यानी जब लाइट चलती है तो उसमें एक साथ 2 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, एक साथ 2 तरह के तरंग चलते हैं, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक ऐसे तो एक ऐसे। और मैक्सवेल ने ही बोला था भाई सबसे पहले कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और भाई जान लो, इन मैक्सवेल साहब को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही लगाव था। मैक्सवेल को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही लगाव था, और उन्होंने ये देखा कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के 2 पहलू है, इधर से देखो तो इलेक्ट्रिसिटी, इधर से देखो तो मैग्नेटिज्म। और याद रखो, लाइट के अध्ययन के फलस्वरूप इन मैक्सवेल साहब को पता चला कि सही पूछो तो लाइट साधारण तरंग नहीं है, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई लाइट का तीसरा नेचर समझ में आया, सामने आया कि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का तीसरा प्रयास मैक्सवेल साहब ने किया था, और मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। और मैक्सवेल ने
ये सिद्धांत 1873 में दिया था और मैक्सवेल साहब को वही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ही लगाव था और वो कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के आधार पर ये निकाला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो भाई ये थर्ड सिद्धांत था। इसमें लाइट को विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता था। इस वाले न्यूटन के कणिका सिद्धांत में लाइट को कण छोटे छोटे कण के रूप में माना जाता था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में बल्ब से प्रकाश तरंग के रूप में निकलता था ना जी, बल्ब से प्रकाश तरंग के रूप में निकलता था। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत में ये माना जाता था कि इस बल्ब से लाइट निकल रहा है तो साधारण तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग भी और चुंबकीय तरंग भी, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में लाइट निकलता है। भाई ये तो बात हुई। और चौथा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसको आइंस्टाइन ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में दिया था। अब टेंशन न लो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का चौथा प्रयास आइंस्टाइन ने किया और आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को थोड़ा सा बढ़ा दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 में दिया गया था, कहीं 1901 लिखा है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को 1901 में दिया गया था और 1905 में उस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ा के वो रेडिएशन नहीं लाइट पर भी ले आकर के लागू कर दिए न्यूटन साहब ने, वही आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने लाइट के नेचर को समझने का चौथा प्रयास किया और आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत दिया। और भाई इस सिद्धांत में यानी आइंस्टाइन ने माना कि बल्ब से जब लाइट निकलता है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, वेव पैकेट्स के रूप में, फोटोन्स के रूप में निकलता है। भाई ये माना आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन का जो क्वांटम सिद्धांत था उसमें भी सही पूछो तो लाइट का पार्टिकल नेचर ही सामने आया, लाइट का पार्टिकुलेट नेचर या पार्टिकल नेचर सामने आया। और आइंस्टाइन ने ये सिद्धांत भाई 1905 में 1905 में दिया था, 1905 या 1905 भी कहते हो। तो ये आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत था जिसमें हम मानते थे कि ये जो लाइट निकल रहा है बल्ब से ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में निकल रहा है। ये तो बात हुई भाई। लेकिन सही पूछो तो ये सिद्धांत भी उतने कारगर नहीं थे। बहुत सारे घटनाओं की तो व्याख्या कर देते थे। लाइट से संबंधित जितनी भी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं उन घटनाओं की तो व्याख्या होती थी, लेकिन कुछ घटनाएं होती थी जो ये सिद्धांत भी व्याख्या नहीं करता था। ये तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ था भाई। अब सबसे लास्ट सिद्धांत जो अभी तक चल रहा है, लाइट के नेचर को समझने का सबसे अंतिम प्रयास भाई डिब्रोगली ने किया था, लाउस डिब्रोगली। और डिब्रोगली ने 1924 में ये डिब्रोगली के द्वैती प्रकृति का सिद्धांत दिया। डिब्रोगली डुअल नेचर ऑफ लाइट यानी लाइट के, प्रकाश के डुअल नेचर का सिद्धांत डिब्रोगली ने दिया। और भाई डिब्रोगली साहब थोड़ा चालाक थे। क्यों चालाक थे भाई, अब वही जाने या उसके माता पिता जाने क्यों चालाक थे भाई। डिब्रोगली साहब बहुत चालाक थे। डिब्रोगली ने देखा कि लाइट कहीं कहीं कण यानी पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कुछ घटनाओं में लाइट मानो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि लाइट पार्टिकल हो, छोटा छोटा कण हो, लाइट ऐसा व्यवहार कर रहा है। कुछ घटनाओं में लगता है कि लाइट कण है, पार्टिकल है, और कुछ घटनाओं में लगता है कि लाइट कण है ही नहीं है, लाइट तरंग है, वेव है, लाइट वेव फिनोमेना है। तो उन्होंने दिमाग लगाया क्यों नहीं कह दिया जाए कि लाइट में भाई कण भी होता है, यानी लाइट में कण का भी गुण है और लाइट में तरंग का भी गुण है, और यानी लाइट सिंगल नेचर का नहीं है, लाइट में डुअल नेचर है। और इसी को कहते हैं डिब्रोगली के द्वैती प्रकृति का सिद्धांत। तो भाई लाइट के नेचर को समझने का सबसे अंतिम प्रयास डिब्रोगली ने किया था और डिब्रोगली ने प्रकाश के द्वैती प्रकृति का सिद्धांत दिया था, डिब्रोगलीज डुअल नेचर ऑफ लाइट। और डिब्रोगली साहब चालाक थे। डिब्रोगली ने देखा भाई कि प्रकाश कुछ घटनाओं में कण जैसा पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो कुछ घटनाओं में तरंग जैसा, वेव जैसा बिहेवियर दिखा रहा है। तो क्यों नहीं कह दिया जाए कि लाइट में दोहरा गुण है, लाइट डुअल नेचर का है, सिंगल नेचर का नहीं है। लेकिन भाई इस चीज़ को एकदम ऐसे मत समझ जाना, तब तो कोई कह देगा कि लाइट कण भी है, तरंग भी है, तो
कण और तरंग मिल करके क्या कहलाता है, उस चीज़ को कहते हैं हम वेव फंक्शन या वेविकल्स कहते हैं। वेव फंक्शन या वेविकल्स कहते हैं। लाइट वेव फंक्शन या वेविकल्स है जिसको हम लोग फोटोन्स के रूप में भी ट्रीट करते हैं। और ये जो फोटोन्स होता है वो सिंगल वेव से नहीं बनता है, बहुत सारे वेव्स, बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स के सुपरपोजिशन से बनता है। खैर उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हमने देख लिया कि लाइट के नेचर को समझने का 5 प्रयास हुआ था, और 5वां प्रयास जो डी ब्रोगली के द्वैती प्रकृति का सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा बढ़िया है। अभी तक जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं में प्रकाश या तो कण जैसा व्यवहार दिखाता है या तो तरंग जैसा व्यवहार दिखाता है, जिससे ये सिद्धांत अभी तक मान्य है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी भी लाइट के नेचर को समझने का जो रियल सिद्धांत है, जो रियल थ्योरी होनी चाहिए, वो रियल थ्योरी अभी नहीं आई है। इट मे बी अगर रियल थ्योरी आ जाए, लाइट के नेचर को समझने के लिए रियल थ्योरी आ जाए कि लाइट एक्चुअली बल्ब से लाइट निकल रहा है, लाइट है क्या, लाइट का रियल नेचर क्या है, अगर लाइट का रियल नेचर पता चल जाए तो हो सकता है कि फिजिक्स के बहुत सारी थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, यानी बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे, बहुत सारी धारणाएं जो सोच हैं हो सकता है कि बदल जाए। तो इंतज़ार करते रहिए भाई कि कब आ रहा है लाइट से संबंधित नया सिद्धांत। हो सकता है कि आप ही लोगों में कोई, या हो सकता है कि दुनिया में कोई ना कोई साइंटिस्ट कोई नया विचार दे, कोई नया सिद्धांत दे जो लाइट के मिस्ट्री को, जो लाइट के रहस्य को ही उजागर कर दे और एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने ले आकर के रख दे। तो भाई ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो चलो एक एक करके इन सिद्धांतों को देखेंगे। इस चैप्टर में हम यही 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका एक चैप्टर है, उसमें इस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में ये दोनों हमको पढ़ना है। तो हम इस लाइट में बस यही 2 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में होगा और ये मॉडर्न फिजिक्स तुरंत इसके बाद स्टार्ट होगा, तो उसमें इन दोनों को पढ़ेंगे। तो यार इसी 2 को पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत। भाई देखो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो भाई सुनो, ध्यान रखना, न्यूटन ने लाइट के नेचर को समझने के लिए, न्यूटन साहब ने लाइट के नेचर को समझने के लिए 1675 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर लाइट के नेचर को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया 1675 में, जिसको हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। भाई हर सिद्धांत में कुछ न कुछ मान्यता होती है, हर सिद्धांत कुछ न कुछ मान्यताओं पर आधारित रहता है। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत की 4 मान्यता है। भाई न्यूटन के कणिका सिद्धांत की 4 मान्यता है। पहली मान्यता है, देखो यहाँ पे हम आपको सारा चीज़ इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको तुरंत रिवाइज 2-3 बार कर देंगे ताकि ये चीज़ आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, हम तो आपको नहीं भी लिखते हैं तो हम आपको अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन लिख दिए तो आपको डायरेक्ट समझ में आता जाएगा, इसलिए लिख दिया गया और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने लाइट के नेचर को समझने के लिए 1675 में पहला सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन के कणिका सिद्धांत, इस सिद्धांत में 4 मान्यता है। ये सिद्धांत 4 मान्यताओं पर आधारित है। पहला मान्यता भाई कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश असंख्य हल्के सूक्ष्म और अदृश्य कणों से मिलकर बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना है? प्रकाश असंख्य हल्के सूक्ष्म और अदृश्य कणों से मिलकर बना है, और प्रकाश के इन्हीं छोटे 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 कण को ही कणिका यानी कॉर्पसिल कहते हैं। इसको कॉर्पसिल कहते हैं, कणिका कहते हैं। तो भाई न्यूटन के कणिका सिद्धांत की पहली मान्यता है कि प्रकाश असंख्य हल्के सूक्ष्म और अदृश्य कणों से मिलकर के बना है। इन कणों को ही हम लोग कणिकाएं कहते हैं। अच्छा भाई, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की दूसरी मान्यता है कि ये कणिकाएं, ये जो कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से चलती हैं। ये कणिकाएं बल्ब से या प्रकाश के स्रोत से, ये जब भाई बल्ब को जब जलाओगे तो न्यूटन साहब के अनुसार बल्ब से लाइट जब निकलेगा तो ये कण के रूप में, बल्ब जलेगा तो लाइट कण के रूप में छोटे 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 अदृश्य हल्के सूक्ष्म और बहुत ही असंख्य कणों के रूप में लाइट निकलता है।
भाई दूसरी मान्यता यही है कि ये जो कणिकाएं हैं, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से चलती है। ये बल्ब से जो कणिका निकल रही है, कणिका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से चलती हैं, और ये कणिकाएं जब चलती हैं तो इनमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है, तो इसमें संवेग भी होता है और इसमें ऊर्जा भी होता है। तो ये दूसरी मान्यता है कि ये कणिकाएं प्रकाश के वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं, और ये कणिकाएं अपने साथ संवेग भी ले जाती हैं और ऊर्जा भी ले जाती हैं। तभी तो प्रकाश ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अच्छा भाई, ये कणिकाएं अपने साथ संवेग ले जाएंगी तो किसी दीवार पर टकराती हैं लाइट, तो दीवार पर जब भी लाइट टकराएगा तो संवेग होगा, तो उस दीवार पर बल लगाएगा। हमेशा याद रखना, जब टॉर्च को किसी सतह पर हम डालते हैं, सॉरी टॉर्च नहीं, टॉर्च के लाइट को, अगर हम टॉर्च के लाइट को किसी सतह पर डालेंगे तो जब लाइट सतह पर पड़ता है तो उस सतह पर भाई जाकर के कणिकाएं पड़ती हैं और उस सतह पर दबाव लगाती हैं, बल लगाती हैं। तो भाई फिर से देख लेते हैं, न्यूटन ने लाइट के नेचर को समझने का सबसे पहला प्रयास किया था, और न्यूटन साहब ने 1675 में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन के कणिका सिद्धांत की 4 मान्यता है। पहली मान्यता है कि जब लाइट यानी जब बल्ब से जब लाइट निकलता है तो ये लाइट कणों के रूप में निकलता है। ये असंख्य कण होते हैं, हल्के कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, अदृश्य कण होते हैं। तो प्रकाश, पहली मान्यता है कि प्रकाश असंख्य हल्के सूक्ष्म और अदृश्य कणों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश के इन्हीं कण को कणिकाएं कहते हैं। दूसरी मान्यता है कि ये कणिकाएं प्रकाश के वेग अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हैं, और ये कणिकाएं अपने साथ संवेग भी ले जाती हैं और ऊर्जा भी ले जाती हैं। इसीलिए जब ये कणिकाएं किसी सतह पर पड़ती हैं तो उस सतह पर दबाव डालती हैं। तो ये c के वेग से चलती है, संवेग और ऊर्जा अपने साथ ले जाती है। तीसरी मान्यता है कि भाई जब इस बल्ब से कणिकाएं निकल के हमारे आँखों में जाएंगी और आँखों के रेटिना पर पड़ेंगी तो उन कणिकाओं में ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो भाई तीसरी मान्यता है कि जब ये कणिकाएं आँखों के रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें किसी वस्तु के देखने की संवेदना होती है। और भाई चौथी मान्यता है कि अलग अलग रंगों की कणिकाएं, भाई तुम अलग अलग रंग का बल्ब जलाओगे ना तो जो कणिकाएं निकलेंगी अलग अलग साइज़ की होंगी। लाल रंग का बल्ब जलाओगे तो लाल रंग की कणिका छोटी छोटी होती है क्योंकि लाल रंग में कम ऊर्जा होती है, लेकिन बैंगनी रंग का बल्ब जलाओगे तो उससे बड़ी बड़ी कणिकाएं निकलती हैं क्योंकि बैंगनी रंग में ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो याद रखना। तो भाई पता चली गया कि हाँ, जब ये कणिकाएं हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ती है तो हमको देखने की संवेदना होती है, और अलग अलग रंग की कणिकाएं अलग अलग साइज़ की होती है। लाल रंग की कणिका सबसे छोटी होती है और बैंगनी रंग की कणिका सबसे बड़ी होती है। ये तो समझ गए। यही भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, यानी न्यूटन ने सही पूछो तो बल्ब से लाइट जब निकल रहा है तो कण के रूप में निकल रहा है, ये माना था। अच्छे, कुछ बातों को हम ज़रूर बताएंगे, जैसे वो बल्ब है वहाँ पे, वो बल्ब है, यहाँ पे बहुत सारे बल्ब हैं, ठीक है। उस बल्ब से प्रकाश निकल करके यहाँ पे पड़ रहा है और इस कैमरे में जा रहा है जिससे कि आप देख पा रहे हो ना जी। तो न्यूटन अगर यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे न्यूटन साहब रहते तो क्या कहते हैं, न्यूटन साहब रहते हैं ना, कहते हैं कि उस बल्ब से कणिकाएं, बहुत छोटी 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 कणिकाएं निकल करके, एकदम छोटे छोटे कणिकाएं निकल करके गेंद जैसा जा रही हैं। उस बल्ब से कणिकाएं निकल करके गेंद जैसा जा रही हैं, जा करके इस बोर्ड पर पड़ रही है और टकरा के फट से आपके कैमरा के अंदर जा रही हैं और जा करके आपके आँखों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आप इस बोर्ड को क्या कर पा रहे हो भाई, देख पा रहे हो। तो ये तो चीज़ें हो गई। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत का 4 मान्यता हमने देख लिया। अच्छा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस चीज़ की व्याख्या करता है और किसकी नहीं करता है, ये भी देख लें। अच्छा भाई, कोई सिद्धांत कब अच्छा होता है? कोई सिद्धांत जो हम दिए हैं वो तब अच्छा होगा जब वो अधिक से अधिक घटनाओं के बारे में व्याख्या कर दे तो वो अच्छा होगा, और नहीं कर पाए तो उस सिद्धांत को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो भाई ये न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है जिसमें प्रकाश को कण माना गया है, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत परावर्तन को समझा देता है, परावर्तन की घटना कैसे होती है, परावर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की व्याख्या करता है, और भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत से वर्ण विक्षेपण की भी व्याख्या हो जाती है। तो भाई याद रखना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत
ये जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण ETC की व्याख्या करता है। सही पूछो तो इन दोनों की व्याख्या जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करा दिया जाता है। न्यूटन ने करा दिया था, लेकिन सही पूछो तो नहीं कर पाता है। तो भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण ETC की व्याख्या करता है। लेकिन यही न्यूटन का कणिका सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? भाई न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्यतिकरण, व्यतिकरण एक घटना है, व्यतिकरण एक घटना है जिसमें प्रकाश की तरंगें, प्रकाश की दो तरंगें कहीं पे जाके मिलती हैं तो या तो कहीं पे चमक बढ़ जाती है, या कहीं दो प्रकाश जाके मिलता है तो कहीं पे चमक घट जाती है। तो उस घटना की व्याख्या, जिसको हम व्यतिकरण कहते हैं, उस व्यतिकरण की व्याख्या न्यूटन का कणिका सिद्धांत नहीं कर पाता है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण इन सब की व्याख्या करता है, लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्यतिकरण की व्याख्या नहीं करता है। विवर्तन भी एक घटना, उसकी व्याख्या नहीं करता है, ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है, रमन इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है, कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है, जीमान इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है, स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है। तो भाई सही पूछो तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत थोड़ा मोड़ा व्याख्या कर रहा है, लेकिन बहुत सारे घटनाओं की व्याख्या कर ही नहीं रहा है। तो कोई सिद्धांत अगर बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं करे, डैट मीन्स वो सिद्धांत बढ़िया नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसलिए ये सिद्धांत बाद में हटा दिया गया, कहा गया भाई तुम काम लायक हो ही नहीं तो भागो यहाँ से, तो इस सिद्धांत को भाई हटा दिया गया। अच्छा भाई, इस सिद्धांत में कुछ और भी खतरनाक कमियाँ थीं। उन कमियों को नोट्स के रूप में हम आपको आपके असाइनमेंट में, आपको आपके नोट्स में हम लिख करके दिए हुए हैं। तो भाई न्यूटन के कणिका सिद्धांत की पहली कमी ये थी, सबसे पहली कमी ये थी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत अगर देखा जाए ना, तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत से हमको यही पता चलता है, यही निकल के आता है सामने कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होना चाहिए और विरल में कम होना चाहिए। लेकिन सही बात ये नहीं है। हम सब कोई जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और सघन में, कांच में, पानी में, सघन में कम होता है प्रकाश का वेग। हमें पता है भाई विरल में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और सघन में क्या होता है, कम होता है। लेकिन न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन में प्रकाश का वेग ज़्यादा होना चाहिए और विरल में कम होना चाहिए। तो उल्टा बात है, ये बिल्कुल उल्टा बात है। और भाई ये बात सबसे पहले 1850 में फोको ने साबित किया और उसी समय इस सिद्धांत का खात्मा हो गया। ठीक है, इस सिद्धांत का तो खात्मा 1701 में ही हो गया था थॉमस यंग के प्रयोग से। भाई थॉमस यंग का जो प्रयोग हुआ ना, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत बिल्कुल गलत पाया गया था। तो भाई पहली कमी न्यूटन के कणिका सिद्धांत की ये है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होना चाहिए, विरल में कम होना चाहिए, जो बिल्कुल सरासर गलत है। और इस बात को सबसे पहले 1850 में फोको नामक वैज्ञानिक ने साबित करके दिखा दिया। उन्होंने साबित किया कि पानी में प्रकाश का वेग कम होता है और हवा में ज़्यादा होता है, यानी सघन में कम और विरल में ज़्यादा, लेकिन हमें तो सघन में ज़्यादा और विरल में कम, यानी ये गलत है। तो पहली कमी तो ये हो गई भाई न्यूटन के कणिका सिद्धांत की। अब दूसरी कमी क्या है? न्यूटन के कणिका सिद्धांत में दूसरी कमी ये है कि परावर्तन की व्याख्या करने के लिए हम और फिर अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए विरोधी कल्पना करते हैं। जैसे देखो, भाई न्यूटन साहब ने परावर्तन की घटना को कैसे समझाया था और न्यूटन साहब ने अपवर्तन की घटना को कैसे समझाया था, ये देख लेते हैं भाई। तो भाई न्यूटन के अनुसार देखो भाई, ये एक दर्पण है, ये दर्पण है, मिरर है। और न्यूटन साहब कहते थे जब भी प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो ये प्रकाश किस रूप में आ रहा है? इस दर्पण पर भाई प्रकाश आकर के पड़ रहा है। तो न्यूटन के अनुसार इस दर्पण पर प्रकाश कणों के रूप में आ रहा है और जब कण आकर के जैसे ही पड़ रहे हैं तो ये जो कांच है, ये जो कांच, ये ग्लास है, कांच का जो अणु है, वो कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को विकर्षित कर दे रहे हैं, जिससे ये कणिकाएं विकर्षित होकर के उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, जिससे परावर्तन की घटना हो रही है। तो भाई न्यूटन साहब ने परावर्तन की घटना को किस तरह दिखाया था? उन्होंने कहा था भाई जब किसी दर्पण पर लाइट पड़ता है तो लाइट
कणों के रूप में, लाइट कणिकाओं के रूप में पड़ता है। जब ये कणिकाएं आती हैं दर्पण के सतह के समीप तो कांच के जो अणु होते हैं आने वाले कणिकाओं को आकर्षित नहीं करते हैं, आने वाले कणिकाओं को विकर्षित कर देते हैं, और विकर्षित कर देने से लाइट परावर्तित होकर के चला जाता है। यानी वही परावर्तन की घटना में माना गया है कि कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को विकर्षित करके वापस भेज दे रहे हैं उसी माध्यम में। परावर्तन की व्याख्या इस तरह की थी। और न्यूटन साहब ने अपवर्तन की व्याख्या किस तरह की थी? न्यूटन साहब ने कहा था कि जब भी भाई लाइट कण के रूप में, कणिकाओं के रूप में आ करके, ये लाइट है भाई, लाइट किस रूप में आ रहा है भाई? प्रकाश आ रहा है छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में आकर के जैसे ही पड़ता है हवा से कांच में जाता है, तो अब यहाँ पे जो कांच के अणु हैं, ये कांच के अणु आने वाले अब उसी कणिका को, इसी वाले कणिका को, यही कांच के अणु अपवर्तन की घटना में क्या होता है, ये कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को आकर्षित करते हैं, विकर्षित अब नहीं करते हैं, अब आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करते हैं तो ये कणिकाएं अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। आ रहे हैं तो आकर्षित कर दिया, खींच दिया, और अभिलंब की ओर यही कणिकाएं मुड़ जाती हैं ना जी। तो भाई न्यूटन साहब ने एक बहुत बवंडर मिस्टेक कर दिया था कि परावर्तन की घटना को व्याख्या करने के लिए ये माना था कि कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को विकर्षित करके ठेल देते हैं तो कणिकाएं उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। लेकिन अपवर्तन की घटना को व्याख्या करने के लिए न्यूटन साहब ने कहा था कि नहीं, ये जो कांच के अणु हैं आने वाले कणिकाओं को आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा बात यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये हवा है, ये कांच है, तो हवा में कणिकाओं का चाल कम होता है, लेकिन जैसे ही ये कांच में घुसेंगी तो कांच के अणु क्या करते हैं, कणिकाओं को खींचते हैं, खींच के स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ा देंगे तो विरल में कम स्पीड होगी और सघन में स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए और सघन में कांच के अणु खींचते हैं तो प्रकाश का चाल सघन में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, रॉन्ग। तो कह सकते हो नोट नंबर 2 में कि न्यूटन साहब ने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए परस्पर विरोधी कल्पनाएं की थी, जो गलत बात है। परावर्तन की व्याख्या करने के लिए माना था कि कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को विकर्षित करके पुनः उसी माध्यम में वापस भेज देते हैं, जिससे परावर्तन की घटना घट पाती है। और अपवर्तन की घटना की व्याख्या करने के लिए माना था कि कांच के अणु आने वाले कणिकाओं को आकर्षित कर लेते हैं, जिससे प्रकाश हवा से कांच में जाते वक्त वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और इस वाले से ये भी पता चलता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए और विरल में ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कमी ये थी भाई, तीसरी कमी ये थी कि अगर बल्ब से कणिकाएं निकलेंगी, ये छोटे छोटे कण निकलेंगे, तो आधा 1 2 4 5 घंटा के बाद से अगर इससे बहुत कण निकल जाए तो बल्ब के द्रव्यमान वही रहेगा कि घट जाएगा। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार अगर किसी प्रकाश के स्रोत से कणिकाएं निकलेंगी तो धीरे धीरे कुछ देर के बाद से कणिकाएं बहुत ज़्यादा निकल जाएंगी, तो उसके द्रव्यमान में कमी आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बल्ब एको साल भी जले तो उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। यानी ये जो मान्यता है कण वाली, वो गलत है। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार अगर किसी प्रकाश के स्रोत से लगातार कणिकाएं निकलेंगी तो उसके द्रव्यमान में कमी आनी चाहिए, लेकिन द्रव्यमान में ऐसी कमी देखी ही नहीं जाती। इसका मतलब ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं भाई चौथी कमी, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की चौथी कमी ये है कि अच्छा आप बताओ, अगर ये बल्ब है, ये ठंडा बल्ब रहता है, ठंडा बल्ब मतलब अगर एलईडी बल्ब रहता है, एलईडी बल्ब है तो ठंडा बल्ब है, तो इससे ठंडी कणिकाएं निकलेंगी। ठंडे चीज़ों में एनर्जी कम होता है, तो ठंडे स्रोत से ठंडी कणिकाएं निकलेंगी तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि ठंडे चीज़ों में एनर्जी कम होता है, वो उतना तेज नहीं भाग पाएंगी। ठीक है, तो ठंडे स्रोत से ठंडी कणिकाएं निकलेंगी तो उनकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन किसी प्रकाश के गर्म स्रोत से गर्म कणिकाएं निकलेंगी, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी भाई इस सिद्धांत के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग स्रोत के टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करना चाहिए। स्रोत अगर ठंडा है तो ठंडी कणिकाएं कम स्पीड से निकलेंगी, गर्म स्रोत है तो तेज निकलेंगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाई
चौथी कमी ये आ जा रही है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो वेग है वो प्रकाश का वेग स्रोत के टेम्परेचर पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ओके।